जरा एक कोशिश कीजिए। अभी इसी वक्त अपने दोनों होठों को आपस में मिलाए बिना प या फ बोलकर दिखाइए। मतलब कोशिश कीजिए। ये तो संभव ही नहीं है। होंठों को मिलाए बिना प की ध्वनि न- निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं निकल सकती। जब तक दोनों होंठ आपस में न टकराएं, प बोलना शारीरिक रूप से मतलब एनाटॉमिकली नामुमकिन है। और यही हमारी आज की इस डीप डाइव का विषय है। बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। हाँ, और हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है ना, वो कोई बोरिंग सी ग्रामर की किताब नहीं है। वो दरअसल एक स्टूडेंट के बहुत ही डिटेल्ड और व्यवस्थित हस्तलिखित नोट्स का एक पीडीएफ है। राइट, वो हैंड रिटन नोट्स। जी। और मजेदार बात यह है कि हमें एक टास्क भी मिला है इस पीडीएफ को एक स्लाइड डेक में कन्वर्ट करने का। वो भी बिल्कुल उसी हैंड रिटन स्टाइल में। मतलब सारे डूडल्स, वो सॉफ्ट कलर्स, मार्जिन वाले नोट्स, सब कुछ ऐसा लगना चाहिए जैसे किसी स्टूडेंट की A4 साइज की नोटबुक हो, कोई टाइप की भी पीपीटी नहीं। बिल्कुल, उस विजुअल अपील को बनाए रखना जरूरी है ताकि पढ़ते वक्त वो क्लासरूम वाली फील आए। एकदम। और इन्हीं नोट्स को जब मैं उस स्लाइड डेक के लिए पढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी हिंदी वर्णमाला महज रटने वाली कोई सूची नहीं है। सही कहा आपने। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि ये वर्णमाला मानव मुख और ध्वनि विज्ञान, जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं, उसका एक अत्यंत वैज्ञानिक और सटीक नक्शा है। और ये नक्शा इतना सटीक है ना कि ये हमें हमारी ही आवाज के पीछे की इंजीनियरिंग समझाता है। इन हस्तलिखित नोट्स में जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर। संस्कृत की भाष धातु से ये भाषा बनी है, जिसका अर्थ ही है बोलना। और जब हम बोलने की बात करते हैं तो दो बुनियादी इकाइयां सामने आती हैं। एक है ध्वनि, जो हम कानों से सुनते हैं, राइट। बिल्कुल, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। और दूसरी है वर्ण, जो उसी ध्वनि की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और यहीं पर एक और शब्द आता है, अक्षर। अगर इसका शाब्दिक अर्थ खोलकर देखें तो अ प्लस क्षर, यानी जिसका क्षरण न हो सके, जिसके और टुकड़े न किए जा सके। हाँ, ये कितनी अद्भुत बात है कि हम रोज बोलते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन इसके पीछे के इस बायोमैकेनिक्स पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं देती थी। ज्यादातर लोग नहीं देते। पर अगर हम इस पूरी व्यवस्था की नींव को समझें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन शामिल हैं। 52? जी, 52। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये इस बात का एक गणितीय और शारीरिक हिसाब है कि हमारा स्वर यंत्र, हमारी जीभ, दांत और होंठ मिलकर कितनी अलग अलग ध्वनियां पैदा कर सकते हैं। तो चलिए इस मशीन के पुर्जों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। बुनियादी इकाइयों को समझने के बाद सबसे पहला जो स्वाभाविक विभाजन है वो ये समझना है कि ध्वनियां स्वतंत्र हैं या किसी पर आश्रित हैं। राइट, स्वर और व्यंजन। हाँ, स्वर यानी वाउल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं जो मुझे उन नोट्स को स्लाइड में डालते वक्त सूझी थी, तो स्वर हमारी गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह हैं। अच्छा जी। जब आप स्वर बोलते हैं तो हवा का एक मुक्त प्रवाह होता है, कोई रुकावट नहीं होती। और व्यंजन, व्यंजन उस गाड़ी के ब्रेक्स या स्टीयरिंग की तरह है, जहां हम उस हवा के प्रवाह को कहीं ना कहीं रोकते हैं या उसकी दिशा मोड़ते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार रूपक है। स्वर वास्तव में बिना किसी घर्षण या रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जब हम अ या आ बोलते हैं तो हवा सीधे फेफड़ों से निकलकर मुंह के रास्ते बाहर आ जाती है। अब यहाँ नोट्स में एक दिलचस्प तकनीकी बात है। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हैं, री को छोड़कर, लेकिन लिखित आधार पर 13 माने जाते हैं, जिसमें अंग और अह शामिल हैं। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा अपनी अज्ञानता स्वीकार करनी होगी। अगर हवा का प्रवाह बस हवा का प्रवाह है तो फिर 10 या 13 अलग अलग स्वर क्यों है? हवा तो बस हवा है ना, उसमें अ और ई का फर्क कहाँ से आ गया? यहीं पर मुंह की इंजीनियरिंग काम आती है। देखिए, हवा भले ही बिना रुकावट के आ रही हो, लेकिन मुंह के अंदर का आकार लगातार बदलता रहता है। अच्छा। जैसे मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देखिए। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ या ई। फिर आते हैं दीर्घ स्वर जिनमें दुगना समय लगता है, जैसे आ या ई। ये समय का मापन है
ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ तो मुझे समझ में आते हैं, लेकिन नोट्स में एक प्लुत स्वर का भी जिक्र था। जैसे जब हम कहते हैं हे राम या ओम, मुझे हमेशा लगता था कि प्लुत का मतलब बस जोर से चिल्लाना या आवाज को लंबा खींच देना है। नहीं नहीं, ये सिर्फ चिल्लाना नहीं है। तो क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। प्लुत असल में अनुनाद यानी रेजोनेंस और ध्वनि तरंगों का एक बहुत गहरा विज्ञान है। इसमें उच्चारण का समय तिगुना हो जाता है। तिगुना? हाँ, इसका सांस्कृतिक महत्व तो है ही, जैसे मंत्रों के उच्चारण में, लेकिन शारीरिक रूप से देखें तो इसमें हमारी स्वर तंत्री को एक निरंतर, स्थिर और समान कंपन बनाए रखना होता है, सस्टेन्ड वाइब्रेशन। अरे वाह! ये फेफड़ों के नियंत्रण का चरम है। इसके अलावा स्वरों का एक और वर्गीकरण जीभ के प्रयोग के आधार पर है, अग्र, मध्य और पश्च। ई बोलते समय जीभ आगे की ओर आती है और ऊ बोलते समय वो पीछे की तरफ खींचती है। और होठों की स्थिति भी तो बदलती है, मतलब जैसे बांसुरी के अलग अलग छेदों से सुर बदलते हैं। एकदम सही। ऊ या ओ बोलते समय होठ गोल हो जाते हैं, जिन्हें नोट्स में वृत्तामुखी कहा गया है, और अ या ई में होठ फैले रहते हैं, यानी अवृत्तामुखी। मैं इन शब्दों को अपनी स्लाइड डेक में बहुत प्यारे पीले रंग से हाईलाइट करने वाली हूँ। वो बहुत अच्छा लगेगा। और सिर्फ होंठ या जीभ ही नहीं, मुंह कितना खुलता है, इसका भी एक पूरा विज्ञान है। इसे विवृत यानी खुला हुआ और संवृत यानी लगभग बंद कहा जाता है। इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जा सकता है। मैं सोच रही थी कि जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर हमारे गले की जांच करता है, तो वो हमेशा आ बोलने को क्यों कहता है? बहुत ही व्यवहारिक सवाल है ना? वो ई बोलने को क्यों नहीं कहता? क्योंकि आ एक विवृत स्वर है। इसे बोलते समय मुंह का द्वार 100% खुल जाता है और डॉक्टर टॉर्च से आसानी से गला देख सकता है, जबकि ई एक संवृत स्वर है जिसमें मुंह लगभग बंद रहता है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। अब जब हमने ये समझ लिया कि स्वर एक्सेलरेटर हैं, स्वतंत्र हवा का प्रवाह है, तो हमारी इस डीप डाइव का अगला पड़ाव व्यंजन है, यानी वो ब्रेक। बिल्कुल, वो ब्रेक जो इस हवा को रोककर नई ध्वनियां बनाते हैं। और यहीं पर हमारी ये चर्चा एक पूरी शारीरिक यात्रा में बदल जाती है, जिसे हम मुख का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ द माउथ कह सकते हैं। जी। हमने जान लिया कि व्यंजन ब्रेक हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि ये ब्रेक लगते कहाँ हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है, और यहाँ एक अद्भुत पैटर्न देखने को मिलता है। आप देखिए, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक का जो क्रम है, वो कोई यादृच्छिक यानी रैंडम सूची नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे तय हुआ? ये मुंह के अंदर पीछे से आगे की ओर आने वाली एक क्रमिक यात्रा है। शुरुआत होती है गले के एकदम पिछले हिस्से से, जिसे कंठ कहते हैं। जो क वर्ग है, क, ख, ग, घ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो अभी बोलकर महसूस कर सकते हैं कि ये आवाज एकदम गले की गहराई से आ रही है। सही कहा। इसके बाद हवा थोड़ा आगे आती है और जीभ मुंह की छत के पिछले हिस्से से टकराती है, जिसे तालु कहते हैं। तालव्य। हाँ, ये तालव्य या च वर्ग है। च, छ, ज। फिर आवाज मुंह की छत के सबसे कठोर और ऊपरी हिस्से पर टकराती है, जिसे मूर्धा कहते हैं। ये मूर्धन्य या ट वर्ग है। ट बोलने में जीभ सच में पीछे की तरफ मुड़कर एकदम छत पर एक हथौड़े की तरह चोट करती है। मैंने नोट्स की स्लाइड बनाते हुए इसके लिए एक छोटा सा जीभ का डूडल भी बनाया है। वो डूडल छात्रों को इसे विजुअलाइज करने में बहुत मदद करेगा। और फिर ये यात्रा और आगे बढ़ती है। जीभ अब दांतों को छूती है, दंत्य या त वर्ग, त, थ, द। और अंत में हवा बिल्कुल बाहर आकर होठों पर रुकती है, ओष्ठ्य या प वर्ग, प, फ, ब, जिसके बारे में हमने शुरुआत में वो प्रयोग किया था। कंठ से शुरू होकर होठों तक ये ध्वनि निर्माण की एक पूरी असेंबली लाइन है। ये किसी को भी हैरान कर सकता है, मतलब मुझे तो कर ही रहा है। लेकिन मुंह के भूगोल को समझने के बाद ना, ये एनालिसिस और गहरा होता जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए दो ध्वनियां एक ही जगह से निकल रही हैं। उदाहरण के लिए क और ख दोनों कंठ से आ रही हैं, दोनों में गले का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर ये दोनों अलग कैसे हैं? यहीं पर नोट्स हमें एक माइक्रो लेवल की डिटेलिंग पर ले जाते हैं। श्वास यानी हवा और कंपन का विज्ञान, वाइब्रेशन। जी, ये भाषा विज्ञान का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है। यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्राणत्व और घोषत्व। पहले प्राणत्व की बात करते हैं।
जिसका अर्थ है हवा की मात्रा। जिन व्यंजनों को बोलने में फेफड़ों से कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनमें ज्यादा हवा झटके से निकलती है वो महाप्राण होते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, बताइए। जो लोग हमें सुन रहे हैं वे अपना हाथ अपने मुंह के ठीक सामने रखें और बोलें क, फिर बोलें ख। अरे वाह, ख बोलते समय हाथ पर सच में हवा का एक तेज झोंका महसूस होता है। ये एकदम भौतिक विज्ञान है, राइट? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण अल्प प्राण है, यानी कम हवा, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण है, अधिक हवा। जैसे क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है और घ महाप्राण है। पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि सारे अल्प प्राण एक साथ हों और सारे महाप्राण एक साथ? ये ऑल्टरनेट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रबंधन है। अच्छा जी, जरा सोचिए, अगर हम लगातार महाप्राण यानी ज्यादा हवा वाले वर्ण एक साथ बोलें, जैसे ख, छ, ठ, थ, तो हमारे फेफड़े बहुत जल्दी थक जाएंगे। अरे हाँ, सांस फूल जाएगी। बिल्कुल। इसलिए इस प्रणाली को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक कम हवा वाला और एक ज्यादा हवा वाला वर्ण बारी-बारी से आता है, ताकि बोलते समय हमारी सांसों का रिदम और फेफड़ों का संतुलन बना रहे। ये तो कमाल का बायोमैकेनिक्स है यार। मैंने अपनी स्लाइड में अल्प प्राण को नीले और महाप्राण को लाल रंग से अंडरलाइन किया है, ताकि ये कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ दिखे। वो कलर कोडिंग बहुत काम आएगी। और हवा के बाद दूसरा माइक्रो डिटेल है घोषत्व, है ना? हाँ, घोषत्व का अर्थ है हमारी स्वर तंत्रियों में यानी वोकल कॉर्ड्स में होने वाला कंपन, वाइब्रेशन। इसे हम अघोष यानी बिना कंपन और सघोष यानी कंपन के साथ में बांटते हैं। अगर मैं इसे किसी एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक गिटार या ड्रम की तरह है। कैसे? अघोष ध्वनियां वैसी हैं जैसे ड्रम के किनारे पर सिर्फ हल्की सी थाप देना, लेकिन सघोष ध्वनियों में पूरा ड्रम गूंजता है। एकदम सटीक। इसे भी महसूस किया जा सकता है। गले पर उंगलियां रखकर अगर क बोलें, जो अघोष है, तो गले में कोई कंपन नहीं होता, लेकिन जैसे ही ग बोलते हैं सघोष, तो उंगलियों को गले के अंदर एक मोटर जैसी गूंज या वाइब्रेशन महसूस होती है। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? क्या? सभी स्वर सघोष होते हैं, क्योंकि बिना कंपन के कोई सुर बन ही नहीं सकता। हवा और कंपन के इस सटीक विज्ञान को समझने के बाद ना मेरे दिमाग में एक और सवाल उठता है। पूछिए। अगर ये मशीन इतनी परफेक्ट है तो क्या इसमें कोई अपवाद नहीं है? मतलब हर लॉजिकल सिस्टम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नियमों को चुनौती देते हैं या समय के साथ इवॉल्व होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। तो यहीं पर हमारी वर्णमाला के कुछ बागी, रेबल्स और बाहरी प्रभाव सामने आते हैं, जैसे अंग और आह। ये क्या है, स्वर या व्यंजन? इन्हें अयोगवाह कहा गया है, अनुस्वार और विसर्ग। नोट्स में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का एक बहुत ही सुंदर संदर्भ दिया गया है। हाँ, मैंने वो पढ़ा था। उन्होंने इन्हें अयोगवाह इसलिए कहा क्योंकि ये स्वरों के साथ योग यानी जुड़ाव न होने पर भी उनके साथ ही चलते हैं। ये न तो पूरी तरह स्वर हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन। ये वर्णमाला के ब्रिज या पुल हैं। और फिर एक अक्षर है र। ये मुझे वर्णमाला का सबसे बड़ा अभिनेता या बहुरूपिया लगता है। बहुरूपिया? हाँ, इसका व्यवहार बड़ा अजीब है। ये अलग अलग शब्दों में अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। कभी ये अपने पूर्ण रूप में होता है, जैसे राम में। कभी ये उड़कर शब्द के सिर पर जा बैठता है, जिसे रेफ कहते हैं, जैसे सूर्य में। और कभी ये शब्द के पैरों में गिर जाता है, जिसे पदेन कहते हैं, जैसे क्रम या ट्रक में। रा के इस बहुरूपीय स्वभाव के पीछे भी दरअसल व्याकरण का ही गणित है। वो कैसे? देखिए, जब र आधा होता है यानी स्वर रहित, तो वो हल्का होकर अगले व्यंजन के ऊपर चला जाता है, जिसे आपने रेफ कहा। और जब कोई व्यंजन आधा होता है और उसके बाद पूरा र आता है, तो वो भारी व्यंजन के नीचे लगकर उसे सहारा देता है, पदेन। बहुत लॉजिकल है। इसके अलावा अगर हम भाषा के विकास की बात करें तो इन नोट्स में नुक्ता और आगत स्वर का भी बेहतरीन जिक्र है। हाँ, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा विकसित किया गया नुक्ता, जैसे क, ख, ग, ज, फ, और अंग्रेजी से आया आगत स्वर, जैसे डॉक्टर या कॉलेज में इस्तेमाल होने वाला अर्धचंद्र,
मैंने अपनी स्लाइड डेक में इन बाहरी प्रभावों को एक अलग बॉक्स में ग्रीन हाइलाइटर से मार्क किया है। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ये साबित करता है कि भाषा कोई बंद कमरा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये एक जीवित इकोसिस्टम है। जब हिंदी अन्य भाषाओं जैसे फारसी, अरबी या अंग्रेजी के संपर्क में आई तो उसने अपनी वर्णमाला की वैज्ञानिक नींव को तोड़े बिना इन नई ध्वनियों को अपने भीतर समाहित कर लिया। नुक्ता एक तरह से भाषा का सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसने हमें नए उच्चारण स्थान दिए। इस डीप डाइव के अंतिम हिस्से में नोट्स हमें वर्ण विच्छेद और शब्दकोश यानी डिक्शनरी के क्रम की तरफ ले जाते हैं, जो सुनने वालों के लिए एक बड़ी पहेली सुलझाता है। जी। अगर मैं किसी से कहूं कि हिंदी डिक्शनरी में क्षमा शब्द ढूंढिए, तो ज्यादातर लोग कहाँ जाएंगे? वर्णमाला के अंत में, ज्ञ के आसपास। यही हम गलती करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक श एक संयुक्त व्यंजन है जो आधा क और श से मिलकर बना है। इसलिए हिंदी शब्दकोश में क्ष हमेशा क की लाइन के ठीक बाद आता है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। हम बचपन से क्ष, त्र, ज्ञ को अंत में पढ़ते आए हैं, लेकिन डिक्शनरी में वे अपने मूल या जनक व्यंजनों के परिवार के साथ ही रहते हैं। सही कहा। वर्ण विच्छेद हमें बताता है कि हर शब्द वास्तव में छोटे छोटे ब्लॉक से बना एक ढांचा है। जैसे कमल देखने में क म ल लगता है, लेकिन असल में ये क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ है। हर पूर्ण व्यंजन एक स्वर की बैसाखी के सहारे ही खड़ा है। और इन हस्तलिखित नोट्स की यही सबसे बड़ी ताकत है, जिसे आपने अपने स्लाइड डेक में भी बहुत अच्छे से बरकरार रखा है। ये सिर्फ सतह को नहीं छूते, बल्कि भाषा के कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम तक जाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि एक स्टूडेंट के ये प्यारे से नोट्स सिर्फ एग्जाम पास करने की कुंजी नहीं है। ये हजारों साल पुरानी एक अत्यंत परिष्कृत कोडिंग प्रणाली का दस्तावेज है, जो सीधे तौर पर ह्यूमन एनाटॉमी और भौतिकी को आपस में जोड़ती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उसके पीछे हवा का दबाव, कंपन का विज्ञान और मुख का भूगोल इतनी बारीकी से काम कर रहा है। ये जानना हमें अपनी ही आवाज के प्रति एक गहरा सम्मान देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन इसी के साथ मैं एक ऐसे विचार पर पहुंचती हूँ जो थोड़ा बेचैन करने वाला हो सकता है। अच्छा, वो क्या? हमने देखा कि इस वर्णमाला की पूरी संरचना कंठ से लेकर होंठों तक के मुख भूगोल पर आधारित है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि हवा कैसे निकलती है, जीभ कहाँ टकराती है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं? हाँ, आज की दुनिया में हम बोलने से ज्यादा कीबोर्ड या स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उंगलियों से टाइप कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और यही वो सवाल है जो मैं छोड़ना चाहती हूँ। जब हमारी उंगलियां हमारे होठों, जीभ और कंठ की जगह ले रही हैं, तो क्या होगा? क्या भविष्य में हमारी ये लिखित भाषा इस मुख भूगोल से अपना ये हजारों साल पुराना नाता तोड़ लेगी? क्या आने वाले समय में भाषा सिर्फ एक डिजिटल कोड या बाइनरी सिस्टम बनकर रह जाएगी, जिसका हमारे शरीर के उच्चारण स्थानों से कोई वास्ता नहीं होगा? ये सचमुच एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो भाषा और टेक्नोलॉजी के भविष्य पर बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। एक ऐसे सिस्टम की यात्रा जो किसी माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा सूक्ष्म है और जो हमारे हर एक शब्द में धड़क रहा है। बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बस एक पल रुक कर महसूस कीजिएगा कि वो शब्द, वो आवाज आपके मुंह के किस हिस्से